नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। वैश्विक रुझानों, व्यापक जो आर्थिक आंकड़े हैं और ब्याज दर जिस पर आरबीआई के इस फैसले पर सभी जो तमाम शेयर बाजार है उनकी नजरें रहेंगी और यही बाजार की दिशा को भी तय करेगा। विश्लेषकों का मानना है कि सप्ताह निवेशकों की नजर ऑटो बिक्री के जो मंथली सेल्स आंकड़े हैं उस पर भी आएगी। दो बयान हमें नजर में रखने होंगे जो पिछले अगर हम बात करें हफ्ते के एंड में आए। पहला कि अगर ब्रिक्स देश करेंसी लेकर आए तो 100% टैरिफ लगाया जाएगा, ये अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और वहीं युद्ध खत्म करने को तैयार है यूक्रेन। जेलेंस्की ने कहा कि भाई अगर नाटो के साथ कोई बातचीत होती है तो ये तमाम खबरें जो ये वैश्विक उठापटक है ये किस तरह से डालेगी असर, इन सब पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं इस वक्त की आर्थिक टॉपलाइंस पर। अप्रैल सितंबर 2024 में एफडीआई निवेश में 45 का उछाल 29.79 अरब डॉलर पर पहुंचा आंकड़ा। सर्विस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से मिला ये उछाल। जेपी मॉर्गन की अगर बात किया तो दूसरी छमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.7 रहने की उम्मीद और आर्थिक व्यवस्था को मिलता हुआ बल। वैश्विक वित्तीय संस्था जेपी मॉर्गन ने जारी किया अनुमान। देश में महिला आयकर दाताओं की संख्या में इजाफा। बीते 5 वर्षों में महिलाओं द्वारा जमा किए गए जो आईटीआर हैं इनकी संख्या में 25% की बढ़ोतरी। महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश शीर्ष पर। और दलाल स्ट्रीट की अगर बात करें तो सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 283 अंकों की गिरावट के साथ इस वक्त 79,519 के स्तर पर 80 अंक की गिरावट। वहीं 24,050 पर इस वक्त निफ्टी कारोबार करता हुआ आ रहा है नजर। इन तमाम खबरों पर दिन भर रहेगी हमारी नजर। हालांकि एफडीआई से जुड़ा हुआ आज का फोकस पर हम आज करेंगे अहम चर्चा। एफडीआई और आर्थिक प्रगति के बाद महिलाओं की जो आयकर दाताओं की संख्या में इजाफा हो, ये तमाम बड़ी खबरें आर्थिक टॉपलाइंस इस वक्त की। चलिए तो शुरुआत करते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो शुरुआती अगर हम देखें स्तर क्या रहे जब गिफ्ट निफ्टी खुला था। हालांकि अभी जो भारतीय शेयर बाजार हैं वो सपाट दायरे में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार गिफ्ट निफ्टी का भी एक रुख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी इस वक्त किन स्तरों पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 75 अंकों की गिरावट यहां पर नजर आ रही है। 24,320 का लेवल है। सेंसेक्स का ओपनिंग काउंटर देखते हैं कि किन स्तरों पर खुला था। हालांकि सपाट यानी कि एक रेंज बाउंड दायरे में कारोबार होता हुआ। अहम ट्रिगर्स का हमने जिक्र किया आरबीआई पॉलिसी, ऑटो सेल नंबर्स और ये तमाम जो बड़ी बातें हैं वो इस बार भारतीय शेयर बाजार की दशा और दिशा को तय करेंगी। रुख सेंसेक्स के ओपनिंग काउंटर पर डालते हैं एक बार कि सेंसेक्स की ओपनिंग आप देख सकते हैं 283 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स और वहीं निफ्टी भी 24,000 का भले ही लेवल है लेकिन वहां पर भी गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी की ग्राफिक्स पर डालते हैं नजर एक बार तो निफ्टी भी 24,050 का लेवल जरूर है लेकिन 80 अंकों का दबाव यहां साफ तौर पर देखा जा रहा है। चलिए लेकिन वो कौन से ऐसे सेक्टर वाइज स्टॉक्स हैं जो बाजार में मजबूती का किला गाड़ कर खड़े हुए हैं। ऑटो सेल्स ने बहुत खुश किया है मारुति को और आप उसका असर देख रहे हैं कि स्टॉक एक्शन में 2.25% की बढ़त के साथ सन फार्मा, श्रीराम फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, बजाज ऑटो। तो दो दिग्गज काउंटर्स हम बात करते हैं अगर ऑटो इंडस्ट्री के, दो डिफेंसिव काउंटर्स यानी कि फार्मा से जुड़े और एक श्रीराम फाइनेंस। लेकिन कौन से ऐसे वो लीडिंग काउंटर्स हैं जहां पर मुनाफा वसूली या फिर दबाव हावी और बाय ऑन डिप का कॉल बैठा। टॉप लूजर्स पर भी डाल लेते हैं एक नजर। तो एचडीएफसी लाइफ, ओएनजीसी, आइशिया मोटर्स, ब्रिटानिया, एनटीपीसी। तो एफएमसीजी, ब्रिटानिया खबरों के दम पर स्टॉक में एक्शन। एचडीएफसी लाइफ में भी 0.2% की गिरावट यहां पर नजर आ रही है। तो इन तमाम काउंटर्स पर रहने वाली है दिन भर हमारी नजर। तो आइए अब आज के फोकस में हम करते हैं चर्चा एफडीआई से जुड़ी हुई। रुक करते हैं आज के फोकस का।
तो आज के फोकस में जैसे कि आप मेरी वीडियो वॉल से भी देख पाएंगे कि भारत में कैसे एफडीआई निवेश से लगातार हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, लगातार आर्थिक प्रगति के इस पूरे बल पर है। देखिए भारत में हो रही है डॉलरों की बारिश। डॉलरों की बारिश का मतलब कि कैसे एफडीआई का निवेश जो है वो भारत में आ रहा है। एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ज्यादा से ज्यादा जो देश है वो निवेश कर रहे हैं, भारत को फेवरेट डेस्टिनेशन मानते हैं। तो एफडीआई निवेश में 45% की बढ़ोतरी हुई है अप्रैल से लेकर अब तक की जो अवधि रही है उसमें, और पिछले साल की तुलना में ये 45% का उछाल है। आप देखिए कि अप्रैल सितंबर 2024 में 29 अरब डॉलर को एफडीआई पार करता हुआ नजर आया, और पिछले साल की अगर बात की तो ये उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है। ये क्या बताता है? ये बताता है भारत की आर्थिक ग्रोथ स्टोरी पर बहुत से देशों को विश्वास है। कौन से वो देश हैं? मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड्स, यूएई बम्पर निवेश कर रहे हैं भाई ये यहाँ पर आकर, क्योंकि अब रेड टेपिज्म यानी कि लाल फीताशाही और सिंगल विंडो क्लियरेंसेस ने एक जमीन तैयार की है एफडीआई के निवेश को लेकर। ये तमाम वो देश जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से नहीं हिचक रहे और भारत में आकर कर रहे हैं निवेश, और ये निवेश दिखाता है कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं आखिरकार की। जिन सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो पहली तो बता दें कि जो डीपीआईआईटी है यानी ये जो विभाग है ये आंकड़े जारी करता है। हर बार ये आंकड़े जारी किए जाते हैं और ये आंकड़े बताते हैं कि आर्थिक वृद्धि दर, जब हम वैश्विक निवेश की बात करते हैं, वैश्विक पटल पर भारत की बुलंद तस्वीर की बात करते हैं तो वो कैसी है। तो डीपीआईआईटी ने आंकड़े जारी किए जुलाई सितंबर 2024 की तिमाही में एफडीआई इनफ्लो में कितनी बढ़ोतरी हुई? 43% की वृद्धि दर्ज की गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस का, अगर हम इसे आकलन माने। अब ये 13 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश है, और विदेशी निवेश का मतलब है कि कंपनियां यहाँ ज़्यादा आएंगी, निवेश के मौक़ों के साथ साथ आपको नौकरियां मिलेंगी। मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम जब बात करते हैं, एफएमसीजी, तमाम वो सेक्टर्स। लेकिन एक निगाह और भी डालते हैं कि तमाम वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं जो ड्राइविंग ग्रोथ इंजन बन रहे हैं। सर्विसेज सेक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेलीकॉम, फार्मा, बम्पर एफडीआई रिकॉर्ड तोड़ इन तमाम क्षेत्रों में आया। और जब हम इन तमाम क्षेत्रों की बात करते हैं तो आप ये समझिए कि यहाँ से नौकरियां भी सृजित होती हुई एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नए आयाम खोलते हुए। तो ये तो बात हमने की कि कहाँ कहाँ से आया, और राज्यों के स्तर पर भी बात कर लेते हैं। तो राज्यों के स्तर पर महाराष्ट्र वैसे भी आर्थिक राज्य माना जाता है। सबसे ज्यादा निवेश महाराष्ट्र ने आकर्षित किया है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिहाज से। जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे इन राज्यों में एफडीआई निवेश आया, और उसके बाद अगर हम देखें तो 13 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश महाराष्ट्र में किया गया है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जब हम बात करें जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अहम रोल है, उसमें महाराष्ट्र में ज़्यादा निवेश होता हुआ। उसके बाद कर्नाटक यानी अगर हम साउथ की तरफ जाएं, गुजरात और तेलंगाना का स्थान यहाँ पर बना हुआ है। यानी कि राज्यों में भी अगर हम देखें तो एफडीआई की सीमा बढ़ना ये बताता है। तो ये तो हमने बताया कि कैसे जो डॉलरों की बारिश यानी कि एफडीआई निवेश यहाँ पर हो रहा है। लेकिन अब ये भी समझते हैं, आपको बार ग्राफ से समझाते हैं, क्योंकि जिन देशों का हमने जिक्र किया है अब ये बताना भी ज़रूरी है कि किस देश में से कितना एफडीआई, कितना पैसा जो ज़रूरत है वो हमारे पास आया। अब आप समझिए, मॉरिशस का जिक्र करते हैं पहले। 2023-24 तो 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार ही कर लीजिए, 2.25 के आसपास, ये 2023-24 में था। अब आप यहाँ देखिए आंकड़े बिलियन डॉलर, लेकिन साल कौन सा है? साल 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर है करंट। आप उछाल देखिए 5.34, यानी डबल का फायदा होता हुआ मॉरिशस से यहाँ पर फेवरेट डेस्टिनेशन भारत। मॉरिशस के बाद रुक कर लेते हैं दूसरे उन देशों का, यानी कि हमने बात की थी अमेरिका, न्यूजीलैंड की, तो अब आता है सिंगापुर। सिंगापुर अपने आप में कहते हैं कि आपको अगर एक दिन में वहाँ बिजनेस शुरू करना है तो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर वो देश भी आपके यहाँ पर आकर निवेश कर रहा है तो आप समझ रहे हैं भारत की ताकत। 5 अरब डॉलर का निवेश था, 5 से सीधा 7.25 तक पहुँचता हुआ। ये अपने आप में जताता है कि सिंगापुर को भी भरोसा है कि अगर वहाँ पर एक दिन में बिजनेस खुल सकता है तो यहाँ पर भी लाल फीताशाही से जो आज़ादी मिली है और एशियाई सदी यानी कि 21वीं सदी है, जो बातें, जो पॉलिटिकल विल है वो कैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में बदलता है। सिंगापुर के बाद चलते हैं अब हम सीधा अमेरिका की तरफ। यहाँ पर 2 बिलियन डॉलर से 2.5 बिलियन डॉलर तक पहुँचता हुआ निवेश। और अमेरिका के साथ जब अभी प्रधानमंत्री अमेरिकी यात्रा पर गए थे तब भी उन्होंने कहा था कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्होंने नया नाम दिया अमेरिका इन इंडिया।
तो भैया अमेरिका इन इंडिया यही तो है। आप देखिए कि लगातार ये तमाम जो सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज़्यादा निवेश की अगर बात करें तो अमेरिका द्वारा वहाँ पर किया जाता है। अमेरिका के बाद रुक करते हैं हम सीधा अब नीदरलैंड्स का। नीदरलैंड्स आप देखिए कि $2.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और सीधा ये 4 ही हम समझ सकते हैं, $4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आप साल देखिए, एक साल में इतना असर आता हुआ नजर आ रहा है। अप्रैल सितंबर से ये प्रमुख देश पिछले साल के मुकाबले और अब का मुकाबला आप देखिए। और नीदरलैंड्स को वैसे भी बड़ी शांत क्वाइट कंट्री, आफ्टर 7 वो कहते हैं स्लीप्स बट इन द मॉर्निंग दे गेट अप बाय 4। और ये उनका जो जज्बा है, कैसे वो पिक एंड चूज कर पा रहे हैं कि भाई जब लगातार वर्ल्ड बैंक, IMF, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, तमाम जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, लगातार उन्होंने भारत की रेटिंग में सुधार तो किया ही, लेकिन उसकी आर्थिक प्रगति में कैसे विश्वास है ये भी बताया। नीदरलैंड्स के बाद UAE का भी एक बार रुक कर लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, भारत का प्रमुख और अहम साझेदार जब हम खाड़ी देशों की बात करते हैं, यहाँ से तो बहुत बड़ा उछाल, $1 बिलियन के आसपास से सीधा 3.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और ये विश्वास जताता है कि लगातार जिन सेक्टर्स का हम जिक्र कर रहे हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, जो पॉलिसीज़ खाली ये नहीं बताती कि आप यहाँ आकर निवेश कीजिए, बल्कि वो ये बताती हैं कि जब आप निवेश करते हैं तो उसका आउटकम क्या निकल कर सामने आता है। तो ये लब्बो-लुबाब रहा ग्राफिक्स के जरिए, किन किन देशों से FDI आया, कितना FDI आया और किन किन मोर्चों पर आया, कौन कौन से वो तमाम सेक्टर्स रहे, ये हमने आपको बताया। लेकिन अब एक्सपर्ट के साथ भी हम करेंगे चर्चा और हम ये जानेंगे कि आगे देश में बढ़ रहे विदेशी निवेश पर एक्सपर्ट का क्या कहना है, और उन्हीं के साथ हम करेंगे चर्चा। और कारोबार जगत से जुड़ी अन्य खबरें भी होंगी। और जाने से पहले एक टेक्नोलॉजी का टिप भी आपको देकर जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। एक टीजर आपको दिखाया आगे बढ़ने से पहले, तब तक आप एक चाय की चुस्की लीजिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी रहेगा फोकस जारी। जुड़े रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बस सभी का स्वागत। और फोकस जिसमें हमने FDI यानी विदेशी निवेश को लेकर चर्चा की, उस पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, DG IRS, विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली में महानिदेशक है। प्रोफेसर सचिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। आप तो लगातार कई बार हमारे साथ चर्चाओं में शामिल हुए हैं। तो ये जो मुस्कान है मेरी और आपकी, ये कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि जिस ग्रोथ स्टोरी पर विश्वास 2014 में प्रधानमंत्री ने जताया था, आज उसका डंका विश्व भर में गूंज रहा है। और इस बार का जो उछाल है, ये अपने आप में उन तमाम सेक्टर्स के लिए भी एक ग्रीन फ्लैग। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंचल, और अभी आपने जो एनालिसिस प्रस्तुत किया वो भी बहुत ही मैं समझता हूँ आंकड़ों से भरपूर था, और सारे फैक्ट्स को आप उसमें जोड़ पाए। ये बहुत ही अच्छा रिपोर्ट था आपका। 3 बातें मैं कहूँगा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस हमारे फ्रेमवर्क में है, वो लगातार जो हमारे विदेशी पार्टनर्स हैं उनको भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ आकर्षित करता रहा है। सिंगापुर के साथ विशेष तौर पर भारत का संबंध रहा है, वो हमारा छठा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है, और उनके इन्वेस्टमेंट में लगातार इजाफा हो रहा है। सिंगापुर आसियान देशों का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। करीब करीब 30% हमारा जो आसियान के साथ ट्रेड है वो सिंगापुर के साथ है।
और सिंगापुर इस मामले में भी महत्वपूर्ण है कि अब वो अपना एफडीआई ट्रेड के अलावा उन क्षेत्रों में बढ़ा रहा है जहां फाइनेंशियल सेक्टर में हमारा इंटरेस्ट है। इसीलिए आप देखते हैं कि महाराष्ट्र, जो आपने कई राज्यों में गिनाया, उनमें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में सिंगापुर का एक महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। लेकिन अगर मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और हमारे की पार्टनर्स को हम थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखें, तो हम देखते हैं कि वो सेक्टर्स जहां पे केंद्र सरकार ने लगातार एम्फेसिस दी है, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे बैंकिंग है, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज है, और इसका सबसे बड़ा जो कारण मैं समझता हूं वो 2016 से जो लगातार हम डिजिटलाइजेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आप देखेंगे कि अब कई बड़ी कंपनीज डिजिटलाइजेशन की तरफ, भारत की जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। और ये हमने अपनी G20 प्रेसिडेंसी में भी बताया कि एक महत्वपूर्ण सहयोग था। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण आचल जी मैं समझता हूं जो इस संबंध में राज्यों की भूमिका है, और इसलिए महाराष्ट्र सरकार की जो भूमिका पिछले 5 सालों में हमने देखी इंडस्ट्री के साथ, गुजरात की देख रहे हैं, कर्नाटक की बड़ी है। मैं समझता हूं कि इन राज्यों को भी उसका क्रेडिट जाना चाहिए जहां एफडीआई अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल। प्रोफेसर सचिन, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जिन तमाम ग्रोथ ड्राइवर्स की हम बात करें, जिन सेक्टर्स का हमने जिक्र किया, कई ऐसे सेक्टर्स में 100% ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई को खोला गया। स्पेस सेक्टर की बात करें हम, जब बीमा सेक्टर की बात करें, उसके लिए भी इस बार माना जा रहा है कि शायद संसद के सत्र में जो प्रस्तावित किया जाएगा विधेयक। सवाल ये है कि जो सनराइजिंग सेक्टर्स है, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हम ग्रीन एनर्जी पर चर्चा करें, ये किस तरह से और बूस्टअप कर सकते हैं उस 100 बिलियन के आंकड़े को? देखिए आशा जी, इसमें 2 बातें प्रमुख हैं। सबसे पहला, हमारी अपनी प्रिपेयर्डनेस, और इस संबंध में चाहे कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर हो, उनको कुछ बातें अत्यंत आवश्यक हैं, और उसमें सबसे पहली जो होस्ट गवर्नमेंट है उसकी अपनी तैयारी। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि लाल फीताशाही से हमने अपने आप को मुक्त करने की तरफ आगे कदम बढ़ाए हैं, और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री ने लगातार इस बात का प्रयास किया है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस कठिनाई से बाहर निकले। और ये प्रधानमंत्री के सारे विदेश दौरों में भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, उनके कहने का भी और उनके इंटरेक्शन का भी। तो ये एक महत्वपूर्ण प्री कंडीशन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आने की। दूसरी, टेक्नोलॉजी के लिए हमारी ओपन हार्टेड अप्रोच, और ये स्वयं प्रधानमंत्री ने राजनीतिक स्तर पर बात को सामने रखा है, प्रशासनिक स्तर पर भी आई है। और अब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लगातार पिछले 4 बजट से आप देख रहे हैं कि हम लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्वांटम मैकेनिक्स को लगातार बजट के माध्यम से, बड़े एलोकेशंस के माध्यम से उन इंस्टीट्यूशंस को सशक्त बना रहे हैं जहां पे टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट की, एम्प्लॉयमेंट की और इकोनॉमिक ग्रोथ की जो आवश्यकताएं हमारे सामने हैं, मैं समझता हूं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ये जो 45% की बढ़ोतरी है वो काफी हद तक हमारी स्ट्रेटेजी को न सिर्फ अपनी मोहर लगाती है बल्कि उसको आगे बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। बिल्कुल। और बहुत संक्षिप्त में जब हम बात करते हैं इन 3 सूचकों की, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म और रिफॉर्म, और ख़ास तौर पर इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाना, ये कितना सहायक साबित हुआ उन तमाम राज्यों के लिए भी और इन तमाम देशों के लिए कि भाई आप आइए यहाँ निवेश कीजिए, क्योंकि पॉलिसीज़ को बनाना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना विद अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और आप अगर आप जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका सबसे बड़ा अंग है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में राज्य सरकारों की भूमिका। तो राज्य सरकारों की भूमिका इस मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्र ने न सिर्फ हमारे पार्टनर देशों के साथ संबंध बनाए हैं राजनीतिक स्तर पर भी और प्रशासनिक स्तर पर भी, लेकिन अब राज्यों की भूमिका है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के तरफ अलग अलग तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी तरफ ध्यान दें। और दूसरा सबसे बड़ा मैं समझता हूं जो हमारी अपनी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्वयं आगे बढ़ करके भी इस हिस्सेदारी को न सिर्फ कारोबार में बदलने का प्रयास कर रही हैं बल्कि निवेश को भी बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, जिसके चलते हमारे अपने स्टार्टअप्स आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि जो एफडीआई आया है उसका एक बड़ा हिस्सा हमारे स्टार्टअप्स में भी आया है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्रांति की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
उसमें सबके कदम एक साथ अगर मिले हुए होंगे तो ये 45 से 90% भी पहुंच सकता है एफडीआई का निवेश। बहुत ही पॉजिटिव नोट पर आपने ये बात जो कही है, और इसी के साथ एक बात कहकर हम इस चर्चा को विराम देंगे कि जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो भारतीय स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है वो कनेक्टिविटी के साथ कैसे जुड़ता है, उसमें एफडीआई का रोल कितना अहम है, ये आने वाले वक्त में और पॉजिटिव होता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सचिन, इतने बेहतरीन तरीके से इस पूरे विषय का आकलन करने के लिए और हमसे अपने विचार इस मंच से साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात यहाँ पर एफडीआई की है और एफडीआई कैसे आगे लेकर जाएगा, इसी से जुड़ा हुआ आगे हमारा सेगमेंट है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं जिसका जिक्र प्रोफेसर सचिन भी कर रहे थे, बढ़ते हुए स्टार्टअप्स जो कि देश में लगातार हो रहा है इसका इजाफा। रुक करते हैं इस खबर का। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के सतत आर्थिक विकास यानी कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मजबूत स्टार्टअप उद्योग कनेक्टिविटी पर जोर दिया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 के मौके पर राउंड टेबल बैठक में उन्होंने अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग के बीच तालमेल बिठाना बेहद जरूरी है। तो ये सब बातें उन्होंने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये कहा कि भाई स्टार्टअप उद्योग को अगर हमें मजबूत करना है, सुदृढ़ करना है, तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग इनके बीच तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने में विज्ञान और नवाचार की अहम महत्वपूर्ण भूमिका है। और साथ ही देश के वैज्ञानिक क्षमता का प्रमाण क्या है, वो है अंतरिक्ष स्टार्टअप, वैक्सीन का विकास की जो सफलता है और लैवेंडर इनोवेशन, यानी कि इस तरह की चीज़ें कैसे विकास को आगे लेकर जाती हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गुवाहाटी विज्ञान घोषणा 2024 पर जो विज्ञान का घोषणा पत्र था उस पर भी हस्ताक्षर किए। तो ये बड़ी बातें जो कही गई, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप पर भी बढ़ावा दिया गया। तो क्योंकि लगातार हम ग्रीन फ्लैग्स जो कि भारत की आर्थिक प्रगति के बारे में बात करते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट पर भी डालते हैं नजर कि आखिरकार जेपी मॉर्गन का क्या मानना है। तो जेपी मॉर्गन का कहना है कि जो चालू वित्त वर्ष है उसकी जो दूसरी छमाही है उसमें भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो बढ़कर 6.7% हो जाने की उम्मीद है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट की माने तो 2024-25 के पूरे वर्ष की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% हो जाएगी। और इस रिपोर्ट में सरकारी खर्च में तेज वृद्धि, मजबूत मानसून, कच्चे तेल की कीमतों में कमी को प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में इंगित किया गया, यानी कि चिन्हित किया गया। उसके अलावा जब हम माइनिंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो सेक्टर है उसकी बात करते हैं, उसमें सामान्य ग्रोथ की उम्मीद जताई गई है। रिपोर्ट में माना गया कि जो कैपेक्स है यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, निरंतर ग्रामीण उपभोग, यानी कि जब रूरल हम डोमेस्टिक ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, सेवा निर्यात की बात करते हैं, तो यहाँ पर अनुकूल वैश्विक वातावरण है जिसकी वजह से ये तेजी संभव है। तो ये भी एक ग्रीन फ्लैग। और एक और खबर जो कैसे आईटी सेक्टर यानी कि इनकम टैक्स सेक्टर के लिए बहुत अहम है। भाई हम देश में प्रमुख आयकर दाता के रूप में अपनी पहचान इंकित करते हैं, लेकिन देश की आधी आबादी कैसे इसमें अपनी पहचान बना रही है। तो आयकर दाताओं की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। और अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिला करदाताओं की संख्या बढ़ रही है। असेसमेंट ईयर 2023-24 में 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा किया, जबकि असेसमेंट ईयर 2019-20 में आंकड़ा 1.83 करोड़ था। इस तरह बीते 5 वर्षों में महिलाओं द्वारा जमा किए गए आईटीआर संख्या में 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और वित्त मंत्रालय की माने तो महाराष्ट्र में आईटीआर जमा करने वाली जो महिलाएं हैं वो आगे हैं, और उत्तर प्रदेश में भी 20 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने आईटीआर जमा किए। तो महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के बाद कर्नाटक और पंजाब 5 शीर्ष राज्यों में शामिल हैं। तो अब आज इस शो में जाने से पहले हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हर रोज़ वो आपके लिए लेकर आए टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक टिप। तो एक जो टिप हम आपसे साझा कर रहे हैं उसका एक बार आकलन करते हैं। तो आजकल हम जानते हैं कि ईमेल जो है, आप मेरा फ़ोन बॉक्स उठाइए, सबका ईमेल बॉक्स फुल होता है, और बढ़ती हुई जो तमाम मेल है वो भारी अटैचमेंट की वजह से बड़ी समस्या है। अब कुछ स्मार्ट ऐप्स हैं जो आपके ईमेल इनबॉक्स को ऑटोमेटिक तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कि आपके मेल बॉक्स को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। ये ऐप ना सिर्फ आपकी ईमेल को प्राथमिकता के हिसाब से मैनेज करते हैं, लेकिन अगर कुछ बड़ा मेल है यानी कि जिसमें भारी अटैचमेंट्स हैं उसको कंप्रेस करते हैं और आपके स्टोरेज को एक अच्छा
स्पेस भी देते हैं। अब इससे क्या होता है कि आप मैनुअली सफाई करने से बचते हैं और ईमेल का एनालिसिस भी ऐप्स कर पाते हैं कि भाई कौन सा ईमेल है भाई जो आपके स्टोरेज को सबसे ज़्यादा भरता है। आप कौन से वो ऐप्स हैं, क्लीन मेल, मेलस्टॉर्म, सैंडबॉक्स, unroll.me, ऐसे कई ऐप्स आपको एंड्रॉयड या फिर जो गूगल प्ले स्टोर है उस पर मिल जाएंगे। इन सब के इस्तेमाल करने से आपका समय बचेगा और ये आपका जो समय है आप इसमें जो बाकी मेल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट मेल्स हैं, उस पर फोकस कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो ये टेक्नोलॉजी टिप है वो आपको फ़ायदा पहुंचाइए। और जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत के कुछ अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ट्राई ने ओटीपी आधारित एसएमएस सत्यापन को लागू करने की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया है। नए नियमों को लागू करने के लिए 10 दिसंबर तक का वक्त दिया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि फर्जी एसएमएस और कॉल को 11 दिसंबर से हर हाल में रोकना होगा। चालू वित्त वर्ष में नवंबर में कोयले का कुल उत्पादन 90.62 मिलियन टन तक पहुंच गया है। ये आंकड़े उत्पादन में 7.20% की वृद्धि को दिखाते हैं। कोयला मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि कैप्टिव और अन्य संस्थाओं द्वारा किए जाने वाला कोयला उत्पादन नवंबर में 17.13 मिलियन टन तक पहुंच गया है। नवंबर में जीएसटी संग्रह 8.5% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। इस दौरान कुल 19,259 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्रीय जीएसटी संग्रह 34,141 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 43,047 करोड़ रुपए, एकीकृत आईजीएसटी 91,828 करोड़ रुपए और उपकर 13,253 करोड़ रुपए रहा। नवंबर